गुड मॉर्निंग क्लास। आज के वीडियो के अंदर हम अध्ययन करेंगे पजेशन कब्जा या आधिपत्य का। किसी भी वस्तु पर आधिपत्य कब्जा रखना अथवा किसी चीज या संपत्ति को अपने कब्जे में लेना मनुष्य की जन्मजात प्रवृत्ति है। वह अपने जन्म के साथ ही चीज़ों को अपने अधिकार में रखने का भाव चाहता है और किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इस अधिकार के अतिक्रमण का वह विरोध करता है। इसीलिए कब्जा विधि में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अधिकारों में से एक है। यह स्वामित्व का स्पष्ट साक्ष्य तथा किसी वस्तु पर अधिकार का प्रत्यक्ष प्रतीक है। किसी वस्तु के काबिज या भोगी व्यक्ति के विषय में यह पूर्व कल्पना की जाती है कि वह इसका स्वामी है, जब तक कि इसके विपरीत बात सिद्ध न हो जाए। कोई व्यक्ति जो किसी वस्तु में काबिज होता है, केवल उसके वास्तविक स्वामी को छोड़कर अन्य समस्त जगत के विरुद्ध उस वस्तु को अपने पास रख सकता है। इसके अतिरिक्त दीर्घकालीन कब्जा किसी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में वैध स्वामित्व का सर्जन भी करता है जिसका पहले कोई स्वामित्व नहीं होता है। इसीलिए कब्जे के बारे में भिन्न भिन्न विधिशास्त्रियों द्वारा परिभाषा दी गई है कि कब्जा विधि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष है। साधारण शब्दों में कब्जे से अभिप्राय है उस वस्तु का उस व्यक्ति के आधिपत्य या अधिकार में होना, अर्थात जब किसी के पास कोई वस्तु उसके अधिकार क्षेत्र में ही हो, उस वस्तु के ऊपर उस समय तक भले ही उसका मालिक हो या न हो, उस वस्तु के ऊपर उस समय तक स्वामित्व को ही कब्जा कहते हैं। विधिशास्त्रियों ने कब्जा शब्द की व्याख्या भिन्न प्रकार से की है। यद्यपि कब्जा शब्द को परिभाषित करना कठिनतम कार्य है, परंतु फिर भी विधिवेताओं ने इस शब्द का प्रयोग भिन्न भिन्न अर्थों में किया है, जिनमें से कुछ मुख्य परिभाषाएं निम्नानुसार है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मार्क बी की परिभाषा। मार्क बी के अनुसार कब्जा किसी भी व्यक्ति का अपनी ओर से किसी वस्तु पर भौतिक नियंत्रण करने का ऐसा निश्चय है जो ऐसा करने की क्षमता या सामर्थ्य से युक्त होता है। मार्क भी इस प्रकार मानसिक तत्व की ओर भौतिक तत्व या शारीरिक तत्व की अपेक्षा अधिक बल देता है। उनके अनुसार कब्जे के लिए मानसिक एवं शारीरिक दोनों तत्वों की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट परिभाषा है सामंड के अनुसार। सामंड के अनुसार किसी वस्तु का अप्रतिबंधित प्रयोग कानून में कब्जा कहा जाता है। सामंड ने आधिपत्य को वस्तु से संबंधित माना है, ना कि अधिकार से संबंधित। फिर नेक्स्ट परिभाषा हम पढ़ेंगे पोलक के अनुसार। पोलक के अनुसार जब एक वस्तु या संपत्ति पूर्णतः एक आदमी के नियंत्रण में हो तथा दूसरे आदमी को उससे अलग रखने की शक्ति व अधिकार रखता हो, तो उस वस्तु के ऊपर उस व्यक्ति का कब्जा माना जाएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़ेंगे हम होम्स के अनुसार। होम्स के अनुसार कब्जा साबित करने के लिए एक आदमी को वस्तु के नज़दीक में इस तरह से होना चाहिए कि वह दूसरों को उससे दूर रख सके।
इसी प्रकार इहरिंग ने माना है कानून के द्वारा आरक्षित हित ही उसका कब्जा होता है। इसी तरह मेन ने कहा है कब्जा किसी वस्तु को अपने अधिकार क्षेत्र व नियंत्रण में रखने के इरादे को कहा जाता है। अगली डेफिनेशन है हॉलैंड के अनुसार। हॉलैंड ने माना कब्जा एक प्रकार का अधिकार होता है जिसका प्रयोग मनुष्य को दूसरों को कार्य करने पर राज्य की सहायता एवं सहमति के नियंत्रण के लिए करता है। इस प्रकार से उपरोक्त सभी परिभाषाएं पढ़ने के बाद हम सारांश में यह कह सकते हैं कि किसी वस्तु के ऊपर वास्तविक प्रभावी नियंत्रण को ही कब्जा कहा जाता है, भले ही वह व्यक्ति उस वस्तु का स्वामी हो या ना हो। यह भी कहा जा सकता है कि आधिपत्य वस्तु को धारण करने की भौतिक मानसिक परिस्थिति का सामंजस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन राइज होता है विधि द्वारा कब्जे के संरक्षण का कारण क्या है। विधि शास्त्रियों के अनुसार कब्जे को विधि द्वारा संरक्षण दिए जाने के अनेक कारण हैं। विधि केवल वैध कब्जे को ही संरक्षण नहीं देती है अपितु ऐसे कब्जे को भी संरक्षण प्रदान करती है जो अवैध या अनधिकृत प्रकार से प्राप्त किया जाता हो। कब्जे का कानून में अत्यधिक महत्व है। इसी कारण से कब्जे को कानून में आरक्षित हित कहा जाता है। विधि कब्जे को संरक्षण देती है। इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं, जिनमें से पहला कारण है काबिज व्यक्ति की इच्छा की सुरक्षा हेतु। कब्जे में उस व्यक्ति की इच्छा व्यक्त होती है जिसके हाथ में कोई वस्तु है। राज्य का यह कर्तव्य होता है कि वह व्यक्ति की इच्छा को सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास करे। इसके साथ साथ वस्तु की सुरक्षा भी हो जाती है। अतः राज्य द्वारा कब्जे की सुरक्षा अवश्य होनी चाहिए। फ्रांसीसी दार्शनिक रूसो का मानना था कि मनुष्य स्वतंत्र एवं समान पैदा होते हैं। स्वतंत्रता में इच्छा की स्वतंत्रता भी आती है। कब्जे में व्यक्ति की इच्छा दर्शित होती है, इसीलिए इसकी सुरक्षा की जानी चाहिए। कांट का मानना है स्वतंत्रता मनुष्य की मूल वस्तु है जिसमें इच्छा की स्वतंत्रता भी शामिल है, जिसका सम्मान किया जाना चाहिए और पूरा करना सभी राज्य सरकारों का उद्देश्य है। अतः कब्जे की सुरक्षा या संरक्षा भी की जाना चाहिए। दूसरा है कब्जा स्वामित्व का जनक है। कब्जे को कानून में सुरक्षा इसीलिए भी प्रदान की जाती है कि यह स्वामित्व का जनक है। बहुत सी परिस्थितियों में कब्जे के आधार पर ही उस वस्तु की स्वामित्व प्राप्ति होती है। जैसे किसी सुखाधिकार के ऊपर किसी व्यक्ति का लंबे समय तक कब्जा चलता है तो वह उस व्यक्ति उस सुखाधिकार का पूर्ण एवं स्थायी स्वामी बन जाता है। भारतीय सुखाधिकार अधिनियम की धारा 15 के अनुसार। इसके अतिरिक्त कई अन्य अधिनियमों में भी कब्जे के आधार पर वस्तु का स्वामित्व तय किया जा सकता है। नेक्स्ट है व्यक्ति की उन्नति स्वार्थ एवं संपत्ति की सुरक्षा हेतु। व्यक्ति की उन्नति स्वार्थ व संपत्ति की सुरक्षा के लिए वस्तुओं के कब्जे को सुरक्षा प्रदान करना जरूरी हो जाता है। इसके अभाव में समाज की उन्नति नहीं हो सकती है, क्योंकि यदि वस्तु के कब्जे की ही सुरक्षा नहीं होगी तो वस्तुओं का संकलन कोई भी नहीं करेगा। नेक्स्ट है समाज में शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कब्जे की सुरक्षा होनी चाहिए, क्योंकि अपनी मेहनत व पसीने से कमाई गई संपत्ति की सुरक्षा ही यदि समाज में नहीं होगी
तो कभी भी समाज में शांति व्यवस्था नहीं रह पाएगी। अतः कब्जे की सुरक्षा पूर्ण रूप से की जानी चाहिए। नेक्स्ट है, कब्जा संपत्ति विवादों को निपटाने वाला महत्वपूर्ण तथ्य है। कब्जा किसी व्यक्ति की संपत्ति से संबंधित विवाद का कारण और उसको तय करने वाला तथ्य भी हो सकता है। आर्मानी बनाम डेलमाइन वाद में न्यायालय ने कहा कि आधिपत्य द्वारा किसी वास्तविक स्वामी को छोड़कर शेष के विरुद्ध श्रेष्ठ स्वतंत्र गुड्स टाइटल प्राप्त होता है। इसी प्रकार हनाहा बनाम पील के वाद में वादी तोपखाने में सेवारत था तथा सरकार द्वारा अधिग्रहित मकान में रहता था। उसे अपने रहने के कमरे में एक ब्रांच मिला जिसे उसने पुलिस को दे दिया। पुलिस उसके स्वामी का पता नहीं लगा पाई और ब्रांच को मकान मालिक को दे दिया। मकान मालिक ने उसे 66 पाउंड में बेच दिया। इस पर उस तोपखाने के सेवक ने उक्त ब्रोंच अथवा 66 पाउंड की प्राप्ति हेतु मकान मालिक पर इस आधार पर वाद प्रस्तुत किया कि उसने वह ब्रांच पाया है, अतः वह उसे रखने का अधिकारी होगा। जबकि प्रतिवादी मकान मालिक ने तर्क दिया कि जिस संपत्ति में वह आभूषण मिला है वह उसका स्वामी है, अतः वह उसका अधिकारी होगा। प्रतिवादी का मकान पर उस समय कब्जा नहीं था और उसे आभूषण का भी पता नहीं था। इस प्रकार न्यायालय ने निर्णय दिया कि ना तो प्रतिवादी का साक्षात नियंत्रण था, ना ही दूसरों को उपयोग से वर्जित करने का उसका कोई आशय था, अतः प्रतिवादी को कब्जा प्राप्त नहीं था। इसके विपरीत वादी को उस आभूषण का पता भी था। वास्तविक स्वामी को छोड़कर शेष के विरुद्ध उसका स्वामित्व उसके प्राप्तकर्ता को ही प्राप्त है। वह आभूषण या उसका मूल्य पाने का अधिकारी होगा। नेक्स्ट है, समाज में अपराधों की रोकथाम एवं मानसिक संतुष्टि हेतु संपत्ति विषयक तथा दुष्कृति विषयक वाद तय करने के लिए कब्जे की सुरक्षा आवश्यक है, जिससे मानसिक शांति एवं तुष्टि मिल सके। वास्तविक कब्जा काफ़ी लंबे समय तक वस्तु का उपयोग वस्तु के स्वामित्व को साबित करते हैं। समाज में अपराधों की रोकथाम के लिए संपत्ति की सुरक्षा के लिए दुष्कृति को रोकने के उद्देश्य से ही कब्जे की सुरक्षा की जाती है। अतः हम सारांश में यह कह सकते हैं कि देश की सुख समृद्धि, समाज की सुख समृद्धि, आर्थिक उन्नति के लिए विधि द्वारा कब्जे को संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। थैंक यू क्लास।